नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट और आज बात करेंगे दवाइयों को लेकर। दरअसल लैंसेट एक बहुत ही क्रेडिबल पत्रिका है, उसकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत में 70% लोग दवाइयों में अपनी जेब से खर्च करते हैं और इसी के चलते 7% लोग सालाना गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जन औषधि केंद्र खोलकर वो लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराएं। लेकिन आज अगर भारत में दवाइयों के बाजार की बात की जाए तो 98% तकरीबन ब्रांडेड दवाइयां भारत के बाजार में बिकती हैं। महज 2% जेनेरिक दवाइयां, वो भी सरकारी डिस्पेंसरी में मिलती हैं। लेकिन सरकार अब कानून बनाने की बात कर रही है ताकि डॉक्टर भी जो लिखें वो जेनेरिक दवाइयों के बारे में लिखें। सवाल यह उठता है कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों के अंतर इतना क्यों है जब उनका प्रभाव समान है। सवाल यह भी उठता है कि अगर यह इतना अंतर है दामों का, तो सरकार ने समय रहते इस पे कदम क्यों नहीं उठाया। इस देश में कानून है, इस देश में एनपीपीए है, यानी नेशनल प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है तो यह अपने आप में सवाल है। आज भारत को अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक रिफॉर्म करने हैं और उसकी शुरुआत इन दवाइयों को सस्ता करने से होगी। इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीव कुमार, आप आईएम डायरेक्टर हैं IIHMR के। मेरे साथ डॉक्टर अमिताभ यादव हैं, आप गैस्ट्रो सर्जन हैं। मेरे साथ अनूप खन्ना साहब हैं, आप प्रेसिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन के हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। मेरे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं IMA के। और मेरे साथ तरुण चुग साहब भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत साहब जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ वो जनता जनार्दन जो पिसती है साहब इन सब के बीच में, क्योंकि यहां केमिस्ट का भी फायदा है, यहां पर मैन्युफैक्चरर का भी फायदा है, यहां पर डॉक्टर का भी फायदा है, लेकिन पेशेंट परेशान है क्योंकि जितनी दवाइयों की कीमत है उसके बाद कई बार उसको चुकाने के लिए पैसे नहीं होते। तो सरकार क्या गंभीर है इस मामले को लेकर और इस पे क्या कुछ किया जा सकता है, इसी पे आज चर्चा करेंगे इंडिया बोले पे। लेकिन सबसे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। सबका साथ, सबकी सेहत, यही नारा है मोदी सरकार के हेल्दी मिशन का। सस्ती दवा, सस्ता इलाज, हेल्दी इंडिया के लिए ये बेहद अहम है। गरीब से गरीब तबके तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, यही सरकार की कोशिश है। सस्ती दवा कितनी जरूरी है उसको समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक आंकड़े के मुताबिक मेडिकल खर्च की वजह से सालाना 9 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इलाज में 2/3 हिस्सा दवाइयों का है। डायग्नोसिस में 10 से 12% खर्च होता है। और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपए में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपए में मिलती थी वो 30 रुपए में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। सबकी सेहत की दिशा में जेनरिक दवाओं को बेहद अहम माना जाता है। जेनरिक दवा ब्रांडेड मेडिसिन से सस्ती होती हैं। WHO के मुताबिक डॉक्टर अगर मरीजों को जेनरिक दवा लिखें तो इलाज पर खर्च 70% तक कम हो सकता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन के साथ दिक्कत यही है कि ये दुकानों पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती। टीम न्यूज़ नेशन। तरुण चुग साहब, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कानून बनाने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि साहब अगर इतना बड़ा अंतर है, आपने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी भी बनाई है, ड्रग कंट्रोल के लिए कानून भी बनाया है, एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जी जिन्होंने गरीब की चिंता शुरू की है और गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों में अधिकतर खर्चा दवाइयों की खरीद पर लग जाता है। और भारत का ऐसा कैसा सिस्टम आज़ादी के लेकर आज तक बना जिसमें एक मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन जो एक ही केमिकल एक ही उसमें है उसका 70% 80% से ज़्यादा रेट, और उसको सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है और ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा राहत है। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी की ओर से स्किल डेवलपमेंट योजना, उसी तरह बीमारी घर के अंदर है तो उसको कम पैसे में दवा मिल सके, उसकी कोशिश प्रधानमंत्री जी ने की। और पहली बार देश के अंदर 3000 से ज़्यादा केंद्र
खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर के अग्रवाल, आपको लगता है कि सरकार इसे कर पाएगी? क्योंकि फार्मास्यूटिकल लॉबी एक बहुत बड़ी लॉबी है, उसका दबाव रहेगा साहब। नहीं, किसी का दबाव नहीं रहेगा। ज़रूरत क्या है, हम इसकी बेसिक्स समझ लें। ज़रूरत यह है कि आज की डेट में जेनरिक दवाइयाँ वो होती हैं जो मल्टीपल कंपनीज बनाती हैं, और पेटेंटेड दवाई वो होती हैं जो एक ही कंपनी बनाती है। इंडिया में सारी दवाइयाँ ज़्यादातर जेनरिक हैं क्योंकि मल्टीपल कंपनियाँ बनाती हैं, और वो अपनी जेनरिक दवाइयों को 3 नाम से बेचते हैं: जेनरिक, जेनरिक, ट्रेड जेनरिक एंड ब्रांडेड जेनरिक। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन प्राइजेस डिफरेंट हैं। यहाँ पे सरकार को रोक लगानी होगी। ब्रांड बेचो या जेनरिक बेचो, कॉस्ट सेम होनी चाहिए। वाई शुड यू से कि यही कंपनी को मैं 1 रुपए की भी बेच सकता हूँ, 16 रुपए की भी बेच सकता हूँ? वो गलत है, वो चीटिंग है, वो फ्रॉड है पब्लिक के साथ में। डॉक्टर कौशल, आप लोग क्यों नहीं जेनेरिक मेडिसिन प्रेफर करते हैं, या अपने पेशेंट को आप जेनेरिक मेडिसिन लिख के देते हैं? एक तो आप जो पांडुलिपि इस्तेमाल करते हैं वो पेशेंट के समझ में तो आती नहीं है, वो केवल केमिस्ट के समझ में आती है। उस पांडुलिपि में ऐसा क्या है साहब कि वो केवल केमिस्ट को समझ में आती है, आम आदमी उससे कभी परिचित ही नहीं हो पाता? ये क्या कोई नेक्सस है क्या? पांडुलिपि की जहाँ तक बात करते हैं, पांडुलिपि हर आदमी की हैंड राइटिंग एक डिफरेंट होती है, और अगर हम एक पेशेंट को, जब हम लोग हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखते हैं, उनके नंबर इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें फ्लो में लिखना पड़ता है। प्रोबेबली ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वो पांडुलिपि, ऐसा कोई नहीं कि वो कोड में लिखा गया है, जो लोग उसको पढ़ने की आदत डाल लेते हैं वो पढ़ पाते हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हमारी हैंड राइटिंग पढ़ पाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप ये बता रहे हैं हम जेनेरिक क्यों नहीं लिखते। एक तो हमारे जो, हम वही सिस्टम फॉलो करते हैं जो हमें मिलता है। कहा यह जाता, जनरल कहा जाता, मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात कही जाती कि आप लोगों को जो मुनाफा मिलता है वो जेनेरिक से तो कभी मिल नहीं सकता। आपको बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियों से मुनाफा मिलता है, इसलिए आप ब्रांडेड कंपनियों की दवा बेचते हैं। बिल्कुल सही बात है आपका, ये आरोप बिल्कुल सही है, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसी वजह से ये होता है। लेकिन सरकार को सिर्फ एक काम करना चाहिए कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार ने स्टंट के दाम फिक्स कर दिए कि वो 40,000 से रुपए से ज्यादा का नहीं बिकेगा मार्केट में। सौमित्र यादव, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर सौमित्र यादव, ऐसा क्यों है कि हम हर बार, साहब आप लोगों को धरती में भगवान का दर्जा दिया जाता है? आप इस देश की स्थिति देखिए कि यहां पर एक बड़ी आबादी जो है वो बहुत कम पैसे कमाती है साहब, उनकी आजीविका के लिए ही वो पैसे कम पड़ते हैं। ऐसे में अगर उनको उपचार के लिए दवाइयां खरीदनी पड़े, वो भी महंगी महंगी ब्रांडेड दवाइयां खरीदनी पड़े, आपको नहीं लगता आप सब लोग मिलकर मदद कर सकते हैं भारत को बदलने में, इस हेल्थ सेक्टर को बदलने में? नहीं, जो आपने बोला है बिल्कुल सही बोला है। वैसे मेरा नाम डॉक्टर सौमित्र रावत है, यादव नहीं है, रावत साहब। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे पुराने, हाँ, डॉक्टर रावत, तो उसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप जेनेरिक ड्रग्स को उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर लें तो मैं तो ये कहूँगा ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। उनकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए ड्रग्स की। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका में जो जेनेरिक ड्रग्स मिलती हैं और जो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी है अमेरिका और यूरोप में, अगर वो क्वालिटी से अगर इंडिया में वही पैरामीटर रखें, 1% जेनेरिक ड्रग वो अप्रूव्ड होगी अमेरिका और यूरोप में। तो मेरा ये है कि जो भी क्वालिटी है जेनेरिक ड्रग की वो यूनिवर्सल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप लिया है, हाँ। बहुत बढ़िया स्टेप लिया। ये क्या भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अनूप खन्ना साहब, क्या इसको लाकर आपको लगता है कि ये समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर दवाइयों का तो बहुत कम रोल है। अगर इसके बाद में अगर आप देखें, डॉक्टर्स की फीस देखें, सर्जिकल गुड्स देखें, सर्जिकल आइटम्स देखें, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली है और उसके अंदर इतने ज़्यादा मार्जिन हैं। अब हम जेनरिक के ऊपर ही बात करते हैं। 90% डॉक्टर्स जेनरिक लिखते ही नहीं है। अब अगर हमने ये ले भी लिया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलने जा रहा है बहुत अच्छी तरह से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे तो हम उसे दे भी नहीं सकते, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना पड़ता है। तो एसोसिएशन में क्यों नहीं लिखते डॉक्टर नेचुरल है कैसे? अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर एक जगह डॉक्टर कोई लिखता है तो उसी के आसपास के मेडिकल स्टोर पे ही दवाई क्यों मिलती है? ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। सही बात है, पूरे शहर में मिलनी चाहिए। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर ही सब, वो कहते हैं सुविधा के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स
वो दवाई क्यों नहीं लिखते जो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हो? ऐसी दवाइयां क्यों लिखी जाती हैं? और अब जेनरिक का भी सवाल आ रहा है। जेनरिक में अगर डॉक्टर उसके साथ ही लिख दे, ब्रांडेड भी अगर आपको लिखने का शौक है उसके साथ में ब्रैकेट में लिख दे पर्टिकुलर ये सॉल्ट है, उसके बाद में रिटेलर जो है अपनी मर्जी से दे। डॉक्टर अमिताभ यादव, ये ऐसा क्यों होता है सर? आप तो इस फील्ड में हैं, इस सेक्टर में डील कर रहे हैं, ये जो आप लोगों पे आरोप लगता है, आप इस पे क्या कहेंगे कि साहब आप नहीं लिखना चाहते? क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन ही लिखना चाहते हैं, जेनरिक नहीं लिखना चाहते। डॉक्टर रावत ने अभी आपको बताया कि यूएस में एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इन लास्ट ईयर अबाउट 4.3 मिलियन प्रिस्क्रिप्शंस में से 88% जेनरिक मेडिसिन लिखी गई थी। वो क्यों लिखी गई? क्योंकि उनका फॉर्मुलेशंस पे कंट्रोल है, प्लस उनके यहाँ ये सिस्टम है कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखिए तो जेनरिक मेडिसिन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एट द सेम लेवल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सपोज कीजिए हमारे मार्केट में 45% मेडिसिन जो हैं फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस में आती हैं जी। सपोज कीजिए हमको एक विटामिन लिखना है, उस विटामिन को अगर हम प्रेस्क्रिप्शन में अलग अलग लिखेंगे, 10 मेडिसिन उसमें आती हैं, वो 10 मेडिसिन लिखने में एक विटामिन की जगह आप 10 नाम लिख रहे हैं उसमें। सो ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस जो है ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। डॉक्टर संजीव कुमार, मैं यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आज हम कहते हैं 2% मार्केट में जेनेरिक दवाइयाँ, मान लीजिए अगर डॉक्टर लिखते भी हैं, बाजार में साहब जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध भी तो होनी चाहिए ताकि पेशेंट को दर दर ना भटकना पड़े, हमें इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। हम यहां पर कुछ पलों के रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो सवाल यह है कि दवाइयां आम आदमी की पहुंच तक कैसे पहुंचे, इसकी तैयारी कर रही है सरकार, इस पर सख्त है। डॉक्टर संजीव कुमार, आपको लगता है कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कर दीजिए, आप चाहे जेनेरिक हो चाहे ब्रांडेड हो, आप ये समस्या का समाधान हो जाएगा अगर हम ये कदम उठाते? काफ़ी हद तक, क्योंकि यदि आप आंकड़े देखें, भारत में प्रतिवर्ष 9 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं अपना चिकित्सा करवाने के कारण। उसमें से 2/3 जो हिस्सा है वो दवाइयों का है, 10 से 12% हिस्सा जो हम जांच करवाते हैं डायग्नोस्टिक उसका है, और बाकी जो इंटरवेंशंस है बाकी उस हिस्से में आते हैं। आप अगर यूएस के उदाहरण दिए, 2 मेरे साथियों ने, वहाँ अभी मैं 1 महीना रह के आया, मैंने काफ़ी लिटरेचर रिव्यू किया। वहाँ की सरकार अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रमोट कर रही है, जेनेरिक मेडिसिन, और वो जनता को शिक्षित करते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी की ब्रांडेड मेडिसिन है ये। और अमेरिका में तो मैं देख रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि वहां पर सब पेशेंट को अच्छा खासा समय दिया जाता है। हमारे यहाँ तो 1 मिनट में उसकी बीमारी भी पता लगा ली जाती है, उसकी दवा भी लिख दी जाती है, उसे एहतियात भी बता दिए जाते हैं। और मैं देख रहा था मोहल्ला क्लिनिक में तो दिल्ली में 1 मिनट में 2 पेशेंट देख लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि पहले ये कहा जाता था डॉक्टर का हाथ लगना ही पेशेंट को आधा ठीक कर देता था, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए डॉक्टरों के पास भी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हमारी जनता जनार्दन क्या कहती है, मैं जरा उनसे भी जान लेता हूं कि वो किस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। मैं जरा उनसे भी बात कर लेता हूं। हामिद, डॉक्टर्स जो है कैपिटल लेटर में आखिर क्यों नहीं लिखते हैं? हाँ, तो आप चाहते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखना? कैपिटल लेटर में लिखिए। मेडिकल काउंसिल फॉर इंडिया का ये दिया हुआ है कि मेडिकल जो लिखेगा वो इसमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ओके, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, सपोज करो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखते हैं, दवाई लिखते हैं, फिर वो कहते हैं कि जरा जिससे उनका लिंक होता है उस केमिस्ट से आप खरीदिए। ये गलत है। जो आप पास में जो केमिस्ट है उससे हमने खरीदना चाहिए। हिंदुस्तान में जो दलाली का रिवाज आ गया ना, इस दलाली ने बेड़ा गर्क कर रखा है। तनख्वाह से किसी का दिल नहीं भरता। जो कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां अपनी दवाइयां चलाने के लिए पैकेजेस देती हैं, ये डॉक्टर्स को ज्यादा ललचाते हैं। एलोपैथिक छोड़िए, ये आयुर्वेदिक दवाइयां कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उनके रेट देख लीजिए, ये जड़ी बूटियों के आप देख लीजिए। तो ये दलाली को कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, तो शायद सब कुछ फर्क में आए। मैं आता हूँ सर, एक कानून इस पे तो बनना चाहिए कि हर कंपनी को एक जेनरिक दवाई जो आ रही है उसका एक रेट फिक्स कर देना चाहिए। दूसरा, एक सर ने जो बोला था कि डिग्री धारक एक है लेकिन उसके जो दूसरे भाई वगैरह हैं सब बैठते हैं, ऐसे ही सर मैंने डॉक्टर भी देखा है अपने गांव साइड में कि एक डॉक्टर के नीचे जितने भी लोग आते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। एक बात जो यहाँ पर निकल कर आ रही है डॉक्टर अग्रवाल, एक और जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर आप जेनेरिक मेडिसिन का भी रिटेल मार्जिन देख लें, मैं देख रहा था उसमें भी साहब भारी भरकम रिटेल मार्जिन है।
तो आपको यहां भी ध्यान देना होगा साहब कि यहां कम से कम आप पेशेंट को ज्यादा ना पैसा खर्च करना पड़े। देखिए आंसर बड़ा सिंपल है, हम बार बार डेफिनेशंस ऑफ जेनेरिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। अमेरिका की जेनेरिक की डेफिनेशन अलग है। इंडिया में एक दवाई जिसका नाम मान लो लोसार्टन है, अगर 20 कंपनियां बनाएगी, मान लीजिए 20 कंपनियां बनाती हैं, तो हर कंपनी को 3-3 रेट रखने को किसने कहा है? वो बंद होना चाहिए ना। एक कंपनी का एक दवाई का एक ही रेट होना चाहिए, चाहे वो जेनेरिक हो चाहे वो ब्रांड हो। वेयर इज द कंट्रोवर्सी? मैं ब्रांड लिखूं कि जेनेरिक लिखूं, वो कॉस्ट डिफरेंस क्यों है? ये सरकार क्यों अलाउ कर रही है कि जेनेरिक नाम से वही दवाई 20 पैसे की है और ब्रांड के नाम से 2 रुपए की है? वो ब्रांड भी जेनेरिक के प्राइस पे ही मिलनी चाहिए। क्या कानून इस समस्या का समाधान है? हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका हिम्मत चाहिए। तो इस देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को समझना होगा। यहां डॉक्टरों का अभाव है, नर्सेस का अभाव है, पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव है, यहाँ जांच बहुत महंगी है, दवाइयाँ बहुत महंगी है और यहाँ बीमारियाँ जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि प्रदूषण है, पानी खराब है, ऐसी तमाम समस्या है। तो ऐसे में भारत सरकार को सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ सेक्टर पे बढ़ाए। लेकिन हर बार हम कोशिश करते हैं कि हम केंद्र सरकार से सवाल करें, जबकि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है यानी हेल्थ सेक्टर है वो स्टेट का विषय है। लिहाजा केवल केंद्र सरकार को नहीं, जो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट है, यहाँ राज्य सरकारों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है आम आदमी को सस्ता सुलभ उपचार मुहैया कराना और गुणवत्ता वाला उपचार मुहैया कराना, तो राज्य सरकारों को भी आगे आना होगा। देखिए रिपोर्ट। हम कानूनों में व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं। सस्ती और जेनेरिक दवाओं को लिखना कानूनी रूप से जरूरी होगा। पीएम मोदी के ऐलान से समझा जा सकता है कि सरकार जेनेरिक दवाओं को लेकर कितनी गंभीर नजर आ रही है। पीएम के बयान के बाद एमसीआई की तरफ से भी सर्कुलर जारी हुआ। सर्कुलर में कहा गया है कि डॉक्टर सस्ती जेनेरिक दवाई लिखें, प्रिस्क्रिप्शन साफ और बड़े अक्षरों में हो, आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। जेनेरिक मेडिसिन पर ऐलान के पहले मोदी सरकार संसद में नई स्वास्थ्य नीति पेश कर चुकी है। स्वास्थ्य नीति के जरिए सरकार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है। नई हेल्थ पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य पर सरकार जीडीपी का 2.5% हिस्सा खर्च करेगी। अभी स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1.04% हिस्सा खर्च करती है सरकार। सरकार बड़े ऐलान कर रही है, सबको इंतजार है इसके जमीन पर लागू होने का। टीम न्यूज नेशन। डॉक्टर रावत, अब एक और तर्क दिया जाता है, जो लोग ब्रांडेड दवाइयां बेचते हैं उनका अपने एक तर्क है साहब कि हम इसको, आप सोचिए, इसमें हम अनुसंधान करते हैं, हमारी प्रयोगशालाएं हैं, हम उसके बाद देखते हैं कि ये काम कर रही है, इन्हें दवा, इसका ट्रायल करते हैं, एक भारी भरकम पैसा हम इसके रिसर्च पे खर्च करते हैं, तो जाहिर तौर पे हम पैसा तो लेंगे। उनका ये तर्क है। नहीं, तर्क उनका ठीक है कि जब कोई नई मेडिसिन आती है तो उनको एक टाइम दिया जाता है कि वो ही मॉलिक्यूल सेल करेंगे, लेकिन एक बार टाइम खत्म होने के बाद कोई भी उसको जेनेरिक मेडिसिन बना सकता है। बिल्कुल। और आपका जो मुझे वो वाली चीज लगी कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है पैसा, उसमें हेल्थ केयर पे अब उन्होंने 2.5% बोला है इंडिया में खर्च करेंगे। मैं इंग्लैंड में था 17 साल, आई वॉज कंसल्टेंट वहाँ पर। इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में जो केंद्र सरकार है या जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर पे अराउंड 8 to 10% खर्चा करती हैं। तो अब आप देख लीजिए 3 गुना से लेके 4 गुना खर्चा ज्यादा होगा। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी हेल्थ केयर पर तो ऑब्वियसली जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। और ये जो नया निकाला है जेनेरिक का, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बहुत बेहतर स्टेप है हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने। ओके डॉक्टर कौशल, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। मैं पिछले कई सालों से हर बजट में सुनता हूँ कि सब हम स्वास्थ्य में खर्च बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ाएंगे। मैं कहता हूं ये खर्च नहीं है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है साहब। आप इसको एक्सपेंडिचर मत मानिए, इसको इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। पहली चीज तो यह कि
यहाँ पे डॉक्टर को या मुझे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे हम जनता को लूटने के लिए बैठे हैं। ठीक, पहले तो एक फेथ डेवलप होना चाहिए एक अच्छी पॉलिसी के लिए। ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच में विश्वास का रिश्ता जिसको मैं कह रहा हूं हमेशा ये जो पॉलिसी मेकिंग की बात है ये एक दूसरे के विश्वास करने की बात है। ठीक, हर प्रोफेशन में कुछ गंदे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वो गंदे लोग ज्यादा फेमस हो जाते हैं और अच्छे लोग छुप जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो दवा की बात थी, दवा का जो मेरे को पूरे डिस्कशन से आप लोग खुद ही बताइए, आपको सस्ती और अच्छी दवा चाहिए या जेनरिक दवा चाहिए? जो भी दवा सस्ती और अच्छी वो तो आप क्या कह रहे हैं, जेनरिक दवा सस्ती और अच्छी नहीं हो सकती? अभी तक नहीं थी। भ्रम फैला रहे हैं? नहीं जी, मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूं, अभी तक अच्छी नहीं थी। हाँ। अभी तक अच्छी नहीं थी और यही वजह है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हाँ। मैं एक दवा का नाम लेना चाहूंगा, आर्गुमेंटिन लिखता हूं, एंटीबायोटिक है। यही दवा जब मैंने लिखनी शुरू की थी तो ये 150 रुपए की अच्छी नहीं थी, आज ये 25 रुपए की मिलती है। यानी कि सरकार जो काम से पूछिए उसका केमिकल अच्छा नहीं था कि उसकी डिब्बी अच्छी नहीं थी? अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए, आप डिग्री पे मत जाइए मेरी। आपको केमिकल और डिब्बी दोनों ठीक करने होंगे आने वाले दिनों में। आर्गुमेंटिन जो टैबलेट थी ये 150 रुपए में आई थी, आज 25 रुपए की है। यानी कि 15 साल लग गए सरकार को इसकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। मेरा प्रॉब्लम यह है कि अगर जो भी मेडिसिन अवेलेबल है सबका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर दे तो मुझे लगता है डॉक्टर और जनता दोनों खुश हो जाएगी। अच्छी और बुरी दवाई होती क्या है? दोनों की प्रॉपर टेस्टिंग होती है, दोनों ही टेस्ट से पास होती है। अच्छी और बुरी दवाई आ कैसे सकती है मार्केट में कि सस्ती और अच्छी? आप किसी भी कंपोनेंट के जो दाम, डॉक्टर यादव, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं हम देखते हैं कि साहब उसके रॉ मटेरियल, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी लेबर कॉस्ट, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, ये सब हम निकाल के उसकी कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा था इन सब के बीच में भी कई ऐसी दवाइयाँ हैं सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिनका रिटेल मार्जिन 1000% बिल्कुल। डॉक्टर यादव, ये हैरान करने वाली बात है इस देश और में। अगर और केवल आप इक्विपमेंट की बात कर लें, उसमें आपने देखा एक स्टंट का एक एग्जाम्पल था अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुला के कहा कि साहब इतने में क्यों बेच रहे हैं। तो इस देश में तो ये एक तरह का जिसकी जैसी मर्जी है चल रहा है, किसी को कोई डर ही नहीं है साहब। डॉक्टर यादव, क्या हम भारत जैसे देश में से लागू कर हमारी केमिस्टों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग नियम से बंधे हुए हैं, जब तक डॉक्टर आप भी नियम से नहीं, आपको भी ज्यादा मुनाफा चाहिए। हमारे तो फिक्स मार्जिन नियम से नहीं बंधे, जितना ज्यादा मुनाफा यही बात बताना चाह रहा हूँ। हमारा दर्द ना पहले में मार्जिन था, ना हमें पहले भी मार्जिन था। मैंने जेनेरिक मेडिसिन है बोले जेनेरिक से मतलब नहीं। मैं आपको समझाता हूँ, पहले भी हमारा 20% का मार्जिन था, आज भी उतना ही मार्जिन दे रहे हैं। जब तक डॉक्टर लिखेंगे नहीं हम दे नहीं सकते कोई चीज, हम नहीं दे सकते। और जिस मार्जिन की आप बात कर रहे हैं वो मार्जिन हॉस्पिटल्स में, पेशेंट को केमिस्ट और डॉक्टर के बीच का फुटबॉल मत बनाइए डॉक्टर यादव। हमारे यहाँ ज्यादातर ड्रग्स अभी भी जेनरिक हैं, सो हमारे को जेनरिक मेडिसिन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल और केवल हम जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हमारी इंटेंशन ये होती है कि मेडिसिन का कॉस्ट कम से कम होना चाहिए और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। आज भी हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, चाहे समाज में हर तरीके के। डॉक्टर साहब, अगर सारे डॉक्टरों का इंटेंट ये है तो भारत में क्यों 7% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं दवाइयों में खर्च करने के? क्यों नहीं लिखी जाती? जेनरिक मैं बता रहा हूँ इसका जेनरिक क्यों नहीं लिखी जाती। जेनरिक ना लिखने का एक पर्पज़ ये भी है कि मैंने आपको बताया, आपने मुझसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया फिक्स ड्रग फॉर्मुलेशंस। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल ड्रग्स को मिला के हम एक दवाई बना के दे देते हैं आपको, और वो दवाई हमारे मार्केट में चलती है। अगर हम विज़ डेवलप्ड कंट्रीज से इसको कंपेयर करें, वहाँ ये फिक्स ड्रग फॉर्मुलेशंस बहुत कम नंबर में है। हमारे यहाँ ये 45% ऑफ द मार्केट को कवर करते हैं। ओके डॉक्टर कुमार, आपको लगता है गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल होगा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट जितनी सीरियसली और जितनी ताकत के साथ सामने आएगी उतने दाम कम होंगे, क्योंकि इतने साल लग गए साहब आपको ये 600-700 दवाइयों के एसेंशियल आइटम्स में डालने में, और कितना समय लगेगा? आपने जो मूलभूत मुद्दा उठाया था उससे हम चर्चा में भटक गए। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य के लिए एलोकेशन है वो 2.5% 2002 की पॉलिसी में भी था, वो नहीं हुआ। 1.2% तक पहुंचे, इस पॉलिसी में फिर है। लिखना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना आवश्यक है। और जो लोग बीमार हैं वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर सरकारी सिस्टम एक्सपेंड नहीं कर रहा, वो वैसा का वैसा ही है, उतना ही है, तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा। लोगों को तो चिकित्सा चाहिए। तो वो एक तो वो मूलभूत मुद्दा वो है, सरकार ने जो कमिट किया है 2.5% GDP का हेल्थ में जाना चाहिए, वो अवश्य इम्प्लीमेंटेशन में है, नहीं तो खाली आप कह रहे गवर्नमेंट खर्च करे, और सही बात है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज्यादा खर्च सरकार को करना होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आपके पास सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां पर डिलीवरी तक नहीं हो सकती आज के दिन में, उनको भी रेफर किया जाता है दूसरी जगहों पर। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र का हाल है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ माता जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, एक ऐसा वर्ग है जिसको बिल मिलता है, वो सारी जिंदगी चूरन चटनी अजवाइन घिसकर खाते रहते हैं, अदरक चाटते रहते हैं, लेकिन बिल बनवाते हैं। कुछ तो डॉक्टर को भी हिस्सा नहीं देते, केमिस्ट से सीधा बनवा लेते हैं। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं, अब वो जीना चाहते हैं, बहुत मोटी पेंशन है, बहुत मोटा उनके पास में पैसा है। अब क्या करते हैं, महंगे से डॉक्टर के पास आते हैं। सब डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर साहब महंगी से महंगी दवाई लिखो, डॉक्टर साहब बढ़िया से बढ़िया विटामिन लिखो। अगर इन सब के ऊपर रोक लगा करके जेनरिक दिया जाएगा तो कितना बड़ा बिल बन जाएगा। और इन हेल्थ वालों को जो जीना चाहते हैं, बहुत लंबा जीना चाहते हैं, कितने टॉनिक आप दे देंगे? ओके, बिल्कुल। हाँ, एक मिनट आ रहा। हाँ बाबा, उठिए। ये जो रिटायर हो जाने के बाद मेडिक्लेम पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, और जब पेशेंट हॉस्पिटल चला जाता है तो जन औषधि से कुछ नियंत्रण तो हो जाता है, परंतु जो बिल वहाँ बनते हैं, जब तक पेशेंट नहीं निकलता, जब तक उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी बराबर नहीं हो जाती। इस पर भी नज़र रखने की। ओके, हाँ। 15 साल पहले मुझे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बीपी की गोली लिखी थी, वो 16 रुपए की थी, आज वो 26 रुपए की है। मेरी अम्मा को CGHS के डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की गोली लिखी, मैंने कभी खरीदी नहीं, वहाँ से मिलती वो खाती थी। अब वो बॉम्बे गई, वहाँ गोली ख़त्म हो गई, वहाँ ढूंढ रहे हैं, गोली नहीं है। नोएडा में ढूंढ रहे हैं, गोली नहीं है। हम पागलों की तरह गोली ढूंढ रहे हैं कि बीपी की जरूरी भेजनी है, कोरियर करेंगे, गोली कहीं नहीं है। बाद में मुझे पता चला, किसी ने बताया कि हमारा स्टोर है, इस गोली की सप्लाई फलानी जगह से होती है, इसके उसके पास ही इसका सारा कुछ है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। ये क्या चक्कर है? ओके, एक आखिरी सवाल। हाँ सर, आज हम अपने घर के पास किसी भी छोटे से डॉक्टर के क्लिनिक पर भी जाते हैं तो हमें डॉक्टर से मिलने से पहले बाहर 5-6 MR बैठे होते हैं, उनसे मिलना पड़ता है। वो MR डॉक्टर को ये लालच देते हैं कि आप हमारे ब्रांड की दवाई लिखिए, हमारे लिखिए तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो ये सरकार को इसके पीछे भी कोई कदम उठाना चाहिए कि ये सब बंद हो और ब्रांडेड दवाइयों की कीमत तय करनी चाहिए। ओके, हाल मैंने देखा कि जब चिकनगुनिया चला था तो कई डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं कि पेशेंट जाएगा ही उन्हीं के पास। अच्छा, डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवाई लिख रहे थे कि एक औरत आई, उसने दवाई तो डॉक्टर की फीस नहीं करती, जो इतनी महंगी दवाई थी वो बेचारी खरीद नहीं सके। नतीजा ये होने लग गया कि लोग डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट से सीधा दवाई लेने लगे। अब भला बताओ, केमिस्ट का डॉक्टर का मुकाबला कर सकता है? ओके, सी, इस देश में कोई केमिस्ट या डॉक्टर खराब नहीं है, ये एक व्यवस्था का मामला। इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। हम चंद पलों के लिए रुक रहे हैं। आप सब मेहमानों से मैं एक सुझाव चाहूंगा कि सरकारों को मिलकर क्या करना चाहिए। हम मिलकर किस तरह से एक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आई है, जिसका ये ऑब्जेक्टिव है कि सबको सस्ता इलाज मिले, गुणवत्ता वाला इलाज मिले, उसको हम कैसे जमीन पे उतार सकते हैं। हम जल्द हाजिर होते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, हमारे पास अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आ चुकी है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से कैसे हो, आपका एक सुझाव? मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, बिकॉज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम लोग कंट्रोवर्सी में इंडिविजुअल डॉक्टर्स की ना जाएं, ना केमिस्ट की कंट्रोवर्सी में जाएं, ना सरकार की कंट्रोवर्सी में जाएं। दवाइयाँ लिखना ये डॉक्टरों का काम है। डॉक्टरों की पॉलिसी या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाता है। हमारी पॉलिसी बड़ी सिंपल है। हमारी पॉलिसी है, write the chemical name of the drug in capital letters. In the bracket you write the name of the brand or the company. Choose most economical yet quality drug. Use NLEM, list of essential medicines. और अगर आप नॉन एसेंशियल दवाइयाँ दे रहे हो तो आपको पेशेंट की पूरी काउंसलिंग करो। तो कौशल, आपका एक सुझाव, हम बेहतर तरीके से इस हेल्थ पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सिस्टम को और इवॉल्व करना चाहिए। जीडीपी का 2.5% नहीं 5% खर्च करना चाहिए, और डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत ही ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, इसको दोनों को प्रॉपर्ली निभाना चाहिए। ओके, डॉक्टर यादव।
मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। मेरा सजेशन ये है कि इसमें जो हमारा डिफरेंट प्राइसिंग है ड्रग्स पे, एसेंशियल ड्रग्स अभी भी हमारे पास 12% के आसपास हमने फिक्स कर रखी है प्राइसिंग के हिसाब से, उनका नंबर बढ़ना चाहिए। और दूसरा हमारा प्राइसिंग कंट्रोल होना चाहिए। देयर शुड बी नो 2 to 3 टाइप्स ऑफ सेम मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट, देयर शुड बी अ प्राइस टैग। ओके डॉक्टर कुमार, आपने चर्चा की थी पर उस बात में हम गए नहीं। स्वास्थ्य नीति में बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, पानी की उपलब्धता, पॉल्यूशन, विमेन सेफ्टी और ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं ये पॉलिसी में लिखे हुए हैं पर उन पे चर्चा नहीं होती। इन सब को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोग बीमार ही नहीं होंगे। अनूप खन्ना साहब, आपका सुझाव बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। मेरा ये कहना है इसमें हमारी विल पावर जब तक नहीं होगी, हम जब तक इसमें सुधार दिल से नहीं चाहेंगे तब तक कोई सुधार पॉसिबल नहीं है। ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आया है, बहुत अच्छी जेनरिक मेडिसिन है, बशर्ते डॉक्टर्स इनको लिखें भी। आपके केमिस्ट भाई खुश है ना इस औषधि वाले केंद्र? हमें तो 20% मार्जिन उसमें भी है, इसमें भी है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम तो एंड प्रोडक्ट है, वहीं पर जाके आदमी रोता है कि भाई इन लोगों ने लूट लिया। डॉक्टर रावत, आपकी कमेंट 30 सेकंड आपके पास। मैं ये बोलूँगा जो इस गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो नई नेशनल पॉलिसी लाई है बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को जो ड्रग की जो मैक्सिमम प्राइस है सेट करना चाहिए। और बहुत सारा जो हमारे यहाँ टीचिंग एंड ट्रेनिंग वाला है वो बहुत जरूरी है। तरुण चुग साहब, कुल मिलाकर जो लब्बोलुआब निकल के आया है, काम आपको करना होगा, चाहे वो दाम नियंत्रित करने को लेकर हो, चाहे वो जनऔषधि केंद्र खोलने को लेकर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन करने को लेकर हो, चाहे जो आपने एक एक वर्ड अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कहा उसको एग्जीक्यूट करने को लेकर हो, सारा दारोमदार आप पे है सर। और हम उसके लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए मेरा इन सब से निवेदन है, डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, दवा बनाने वाली कंपनियां हों, सबको एक परिवार बनकर हमें मरीज को ग्राहक नहीं, एक बीमार व्यक्ति समझकर उसकी सहायता के लिए कदम उठाना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार जो उद्देश्य रखती है कि सबको इलाज मिले, गुणवत्ता वाला इलाज मिले, इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।